नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की राजनीति में हर दिन एक नया तूफान अब दिख रहा है। यहां प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रंधावा आते हैं और कहते हैं कि मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए, अपने मंत्रियों को बुलाकर बात करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मंत्रियों की आपसी कलह में विधायक भी कूद पड़े हैं और एक के बाद एक दूसरे का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। इस बीच बीजेपी की राजनीति भी चरम पर है। किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इसको लेकर अलग-अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कल राज्यपाल के यहाँ ज्ञापन देने वालों में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था, ये भी सबसे बड़ा चर्चा का विषय रहा। लेकिन इन सब के बीच आज आरक्षण का जिन एक बार फिर राजस्थान की राजनीति में आने वाले दिनों में एक विषय बनता नजर आ रहा है। जहां भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाए जाने की कोशिश हो रही है, उसी के बीच आरक्षण, ओबीसी आरक्षण को 21% से बढ़ाकर 27% करने की जो मांग है। इससे पहले केंद्र के बीजेपी के मंत्री, केंद्रीय मंत्री जो है भूपेंद्र यादव, एक सप्ताह पहले आरोप लगा चुके हैं कि विपक्ष की जो सरकारें हैं वो ओबीसी के हितों की सुरक्षा नहीं कर रही है। इस बीच राजस्थान सरकार क्या ये 21% से 27% का नया शगुफा लेकर आएगी? क्या ओबीसी जो राजस्थान में लगभग 150 से ज्यादा सीटों को प्रभावित करता है, 55% आबादी जिस ओबीसी से राजस्थान में आती है, वहां आने वाले चुनाव में कितनी बड़ी भूमिका इस आरक्षण के मुद्दे की रहेगी? आज विस्तार से हमारे खास मेहमानों के साथ इसी पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। एसएन सिंह हैं जो कि पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और ओबीसी आयोग था उसके पूर्व सचिव भी हैं। मेरे साथ ओम सैनी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजस्थान की राजनीति के कई दशक देख चुके हैं। राजीव तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आरसी चौधरी साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और बीजेपी से माधोराम चौधरी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरसी चौधरी जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। आपकी पार्टी के एक मंच की तरफ से आज ये मांग रखी गई है, सुनियोजित तरीके से इस विषय को उठाया जा रहा है, आरक्षण के मुद्दे को, ओबीसी के आरक्षण को। मैं माधोराम चौधरी जी के पास जाना चाहूंगी, बीजेपी से प्रवक्ता है और चौधरी सांसद इस देश में आज की तारीख में राजस्थान से शायद सबसे ज्यादा है देश की संसद में माधोराम जी। उसके बाद भी ओबीसी आरक्षण का ये जो चिन्ह है, एक बार फिर से राजस्थान के चुनावों से पहले निकाला गया है, सुनियोजित तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से। डॉक्टर साहब, निश्चित तौर पे आप सही कह रहे हैं, परंतु मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी थोड़ी सी क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर ओबीसी को आप देखते हैं तो करीब 52% आबादी ओबीसी की है और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक भी ओबीसी है। अब जहां तक 9 साल चाहे मोदी जी के हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो या राजस्थान में वसुंधरा जी की सरकार रही हो, उन सरकारों में ओबीसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। चाहे रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे मंडल कमीशन निश्चित तौर पे वीपी सिंह जी ने लागू किया था, पर भारतीय जनता पार्टी का उस टाइम समर्थन भी था। अभी मोदी जी के आने के बाद में उच्च शिक्षण संस्थाओं में आपने देखा होगा कि पहली बार नीट और मेडिकल के अंदर और इंजीनियरिंग के अंदर जो आरक्षण दिया वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि इतने सालों में भी यहाँ पे सत्यनारायण सिंह जी निश्चित तौर पे जुड़े हुए हैं, पर पहले संवैधानिक दर्जा नहीं था इस आयोग के, और उन वर्ग के लोगों को कहीं पे भी छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती थी और ऋण नहीं मिल पाता था, तो इस प्रकार एक संवैधानिक दर्जा देने का काम यह भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आज मोदी जी, ये किसान वर्ग जो ज्यादातर ओबीसी वर्ग से है, निश्चित तौर पे उनको भी चाहे उनके एमएसपी के मूल्य से ऊपर मूल्य दिलाना या बाजरे को 3 यूएनओ में घोषित कराना, सभी वर्ग को साधने का काम किया है। आज अगर अपन बात करेंगे दिल्ली की कैबिनेट में, तो दिल्ली की कैबिनेट में भी आज के इतिहास में अगर आप पीछे देखेंगे तो सबसे ज्यादा ओबीसी के 28 मंत्री है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित तौर पे मैं ये कहना चाहूंगा कि ओबीसी के लोगों को मान सम्मान देने पे और उनको अपनी जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं वो देने की, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान रूप में रखने का काम भी बड़ा किया है। तो इसका मतलब ये हुआ माधव सिंह जी कि अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा करती है, पहली बात तो ये कि क्या ऐसा कर पाती है, संवैधानिक रूप से क्या संभव है, और दूसरी बात अगर इस पर चर्चा बहस भी शुरू होती है तो आप इसका स्वागत करते हैं, बीजेपी इसका स्वागत करती है कांग्रेस के इस कदम का राज्य में?
देखिए, कोई भी अच्छा काम होगा डॉक्टर साहब, तो हम ये कहते हैं कि ओबीसी वर्ग के लिए हो चाहे दूसरे वर्ग के लिए हो। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबको साथ लेके चलने की नारे के साथ में मोदी जी चलते हैं। तो हम तो ये कहेंगे, अगर कोई भी ओबीसी का काम यहाँ की सरकार करती है और उन वर्गों को अगर साथ में लेके चलने की और उनके लिए कोई अच्छी योजना, जहां तक आरक्षण का मामला है, आपने देखा जो 50% की सीमा है वो भी अब तो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म सी कर दिया, तो उसमें कोई अड़चन भी नहीं आनी चाहिए। परंतु ये करे तो सही पहले बार इन्होंने। तो कब तक करेंगे आरसी चौधरी साहब? ये जो विपक्ष कह रहा है कि ये करें तो सही, बहुत ज्यादा ओबीसी का ध्यान रखा जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, और केंद्र सरकार के मंत्री ही विपक्ष की सरकारों में, जिनमें राजस्थान की सरकार भी है, उस पर आरोप लगा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सामने आ रहे हैं। एक सप्ताह पहले उनका जो बयान आया था। कब तक जो आज ये मुद्दा उठा है, ये चुनावों तक मुद्दा बना रहेगा, या इसमें कोई ठोस नतीजे भी देखने को मिलेंगे? कुछ कर पाएंगे? कुछ सरकार के स्तर पर आपकी बात हुई है, या फिर आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बस शुरुआत है? डॉक्टर महीना जी, मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने शुरुआत की, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का वोट है, जो वोट बैंक है वो ओबीसी है, और केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंदर हमारे 28 जो मंत्री हैं वो भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी के। मैं कहना चाहूंगा कि केंद्र की सरकार तो 2 लोगों के द्वारा चलती है और 2 लोगों के लिए चलती है। इनके लिए ओबीसी एक वोट बैंक है। ये वोट बैंक के तौर पे ही उनका उपयोग करना चाहते हैं। लोगों के नंबर्स हैं इनके पास में, उन्हें कितने अधिकार हैं इसकी चर्चा नहीं करना चाहते। इसलिए ओबीसी समाज के जो लोग हैं वो जागरूक हैं, वो चाहते हैं केंद्र की सरकार पूरे देश के अंदर जातीय जनगणना कराए, कितनी आबादी इसके अंदर है, ताकि लोगों को हक मिले। लेकिन जब केंद्र की सरकार से ये पूछा जाता है, और कोई भी जातीय जनगणना है वो राज्य नहीं करवा सकते, जब राज्य करवाने जाते हैं तो हम सब ने देखा कि बिहार के अंदर जैसे ही उन्होंने शुरुआत करने का प्रयास किया तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन दायर हो गई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अगर ओबीसी की रहनुमाई करना चाहती है, अगर ओबीसी को मानती है वोट बैंक से ऊपर उनके हितों की रक्षा हो, उन वर्गों की रक्षा हो जिनकी समाज में भागीदारी है, जितनी भी है, इसे जाति जनगणना हो। 2011 के अंदर हमने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस शुरू किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। वो आंकड़े जो जारी होने थे जाति जनगणना के, वो भारतीय जनता पार्टी ने जारी नहीं किए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के नाम पे सिर्फ गिरहरी आंसू बहाने का प्रयास करती है। भारतीय जनता पार्टी को पता होना चाहिए, यूपीए की जब सरकार थी 2006 के अंदर पहली बार उच्च शिक्षण संस्थानों के अंदर ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया था, और वो यूपीए की सरकार के द्वारा दिया गया था। अगर रिजर्वेशन को कोई बढ़ाने का कोई काम किया गया तो राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी की जो पहली सरकार थी 1998 में, तब हमने ना सिर्फ ओबीसी की चर्चा करते, एससी और एसटी, इनका जो रिजर्वेशन था 8% और 6%, उसको दुगुना किया, 8 से 16 किया और 6 से 12 किया। और ओबीसी को राजस्थान में रिजर्वेशन देने के लिए जो पहल की वो अशोक गहलोत जी की कांग्रेस की सरकार ने की। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को वोट बैंक नहीं माने। उनके तथ्य हैं, उनके आंकड़े हैं, उनके कितना बजट है, कितनी योजनाएं हैं, तमाम चीजें की जाए। आज ओबीसी अंधेरे में रहने वाली नहीं है, क्योंकि ये अक्सर बात करते हैं कि हमने दलित को, हमने आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया। संसदीय गरिमाओं को ये तार तार कर रहे हैं। उन्हें वहां पे बैठा हुआ व्यक्ति एक जाति के तौर पे नजर आता है और वो उनके हाथ की कठपुतली बन जाता है। ये ओबीसी समाज होने नहीं देगा। राजस्थान की सरकार चाहती है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, समाज के अंदर कोई वर्ग संघर्ष नहीं हो, इसे जातीय जनगणना केंद्र की सरकार कराए। नहीं अगर कराती है तो जितने जो जातीय आंकड़े बढ़े हैं उनके अनुसार राजस्थान की सरकार ओबीसी के रिजर्वेशन को 21 से बढ़ा के 27% करने के लिए हमारे नेताओं ने उन्हें कहा है, और सरकार उस पर गंभीरता से विचार कर रही है। ओके, तो आपने कहा कि सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और 27% आरक्षण की तरफ बढ़ रही है। ओबीसी को 27% आरक्षण देने का मकसद क्या है? आप उनको वोट बैंक तो मानते नहीं है, तो फिर क्या मकसद है उन्हें आरक्षण देने का? आरसी चौधरी साहब, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि जहां केंद्र में तो 2 व्यक्ति सरकार चलाते हैं, प्रदेश में कितने व्यक्ति सरकार चला रहे हैं इस वक्त? मीना जी, मैं कहना चाहूंगा कि केंद्र के अंदर तो ये पूरा जगत जानता है, दुनिया जानती है, 2 लोगों की सरकार 2 लोगों के लिए। राजस्थान के अंदर हर वर्ग से माननीय मुख्यमंत्री संवाद करते हैं। तमाम जो जातियों के जो लोग हों, चाहे वर्गों के चाहे लोग हों, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो संवाद है वो देश के अंदर किसी भी मुख्यमंत्री से सबसे ज्यादा है। वो इस प्रकार से
इसको आगे लेके जाना चाहते हैं ताकि विधिक इसके अंदर कोई परेशानियां ना आए। हम सब ये कहना चाह रहे हैं कि हम दे नहीं रहे, उनका हक है, ओबीसी अपना हक मांग रही है। अगर हम ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी की जनसंख्या के अनुसार एक व्यक्ति सरकार चला रहे हैं, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार चला रहे हैं, केंद्र में गृह मंत्री भी प्रधानमंत्री को असिस्ट कम से कम कर पा रहे हैं। राजस्थान के अंदर पूरी कैबिनेट फैसला करती है, पूरी कैबिनेट के अंदर चर्चा करती है। मुख्यमंत्री है, तो राजस्थान में एक व्यक्ति सरकार चला रहे, केंद्र में 2 व्यक्ति सरकार चला रहे हैं। राजस्थान के अंदर समझे जनता, नहीं डॉक्टर साहब समझे, भावार्थ समझे। और नहीं मैं ये कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर कैबिनेट फैसला लेती है, कैबिनेट के अंदर हर वर्ग की नुमाइंदगी होती है, और हमारा डिसेंट्स के साथ में, संवाद के साथ में, और जो उससे कैबिनेट से बाहर है, जो सामाजिक वर्ग है, उनके साथ में भी करें। नहीं पहले आपने कहा मुख्यमंत्री जी सबसे संवाद करते हैं, मुख्यमंत्री जी सबसे बात करते हैं, सबको साथ लेकर। मैंने तो ये कहा राजनीति से बाहर भी मुख्यमंत्री जी सरकार चलाते हैं, और अब आपने करेक्ट किया कि कैबिनेट से पूछ कर करते हैं। ठीक है, खैर कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आरसी चौधरी साहब, एसएन सिंह जी के पास जाना चाहूंगी। एसएन सिंह साहब, 21% से बढ़ाकर 27% करने का ओबीसी को आरक्षण, कांग्रेस की सरकार, अशोक गहलोत की सरकार उस तरफ मन बना चुकी है। कितना आसान है ये मन बनाना, या फिर ये अदालती चक्करों में फंसकर रह जाएगा मुद्दा अभी चुनावों से पहले? देखिए, राजस्थान में 16% तो शेड्यूल कास्ट को और 12% शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले ये था कि मेजॉरिटी के अंदर ही हो और 50% से अधिक आरक्षण नहीं। बीजेपी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ला करके ईडब्ल्यूएस का आरक्षण बढ़ा दिया और वो 10% वो बढ़ गया। इसी ढंग से हमारे गुर्जर भाइयों का 5% जो आरक्षण है वो पृथक से बन गया। तो आज की तारीख में राजस्थान में 64% आरक्षण तो ऑलरेडी हो चुका है। और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब अभी, क्योंकि संविधान में स्पष्ट है कि आबादी के अनुसार उनको आरक्षण मिलेगा, इसलिए वो 17 और 13 की मांग कर रहे हैं, और इस ढंग से आरक्षण 2% आरक्षण उनको मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा ट्राइबल एरिया जो है ये राजस्थान का, उसमें अभी केवल, जिसके बारे में बीजेपी वाले कहते रहते हैं, वो सही रूप में नहीं कहते, वहाँ पर ऑलरेडी 50% आरक्षण, 45% एसटी को और 5% एससी को हो गया था, इसलिए उस क्षेत्र में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला। राजस्थान में दुर्भाग्य है कि मंडल एक्ट के बनने के बाद में भारत सरकार ने ये तो बना दिया आयोग, तो उसको संवैधानिक बनाने से या नहीं बनाने से कोई इफेक्ट नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी राजस्थान रिजर्वेशन के मसले को तय किया जा सकता है, इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेन चीज है कि इस आयोग ने जो एक्ट के अनुसार 10 साल के अंदर ओबीसी का रिवीजन करना चाहिए था, उस रिवीजन के प्रति कोई सेंट्रल आयोग ने आज तक कार्रवाई नहीं की। 30 साल हो गए और जितने कमीशन है वो बढ़ाते 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 उसको, उसकी लिस्ट को लंबा कर रहे हैं पॉलिटिकल आधार पर। जिसकी गवर्नमेंट आती है वही उसको अपने से समर्थन करने वाली जातियों को जोड़ती है। जब मैं ओबीसी कमीशन का मेंबर सेक्रेटरी था तो उस समय 53 जातियां थी ओबीसी में, मगर बाद के जितने भी कमीशन आए इन्होंने अब 93 जातियां कर दी। अब अंदाज से, प्योरली अंदाज से 55 से 60% उनकी आबादी मानी जा रही है।
सबसे प्रथम जो भारत सरकार अगर ओबीसी का लाभ करना चाहती है तो उसको जनगणना करानी चाहिए। 1931 जनगणना का मतलब केवल हेड्स काउंट ही नहीं है, बल्कि उसमें ये भी आएगा कि आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है, शैक्षणिक स्थिति कैसी है। और जब वो पूरी जनगणना हो जाए तब इसका रिवीजन करना चाहिए, जिससे सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका, कई फैसलों में कह चुका, जो लोग क्रीमी लेयर में आ गए, जो लोग आगे बढ़ चुके हैं, जो जातियां समृद्ध शिक्षित हो चुकी हैं, उनको, क्योंकि ये बहुत क्लियर प्रिंसिपल है कि जिसके पास लैंड, लर्निंग और पावर है उसको हितकर भेदभाव, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर आरक्षण नहीं मिल सकता। मगर इस इकोनॉमिक आधार पर जो आरक्षण किया है, अब आप देखिए उतना ही आरक्षण ओबीसी का है, 8 लाख रुपया की, और उसमें सैलरी और एग्रीकल्चर को जोड़ा नहीं गया। नतीजा ये हुआ है जितनी जातियां बढ़ती जा रही है, मांग बढ़ रही है। राजस्थान में जैसा मैंने आपका अब 93 जातियां होंगी, और आरक्षण यहाँ पर बलिराम जी भगत के टाइम पर केवल 21% रखा गया, ये मान करके कि 50 टोटल आरक्षण 50 से कम है। ये जो लोगों की मांग है वो वाजिब मांग है। 21 से 27 होगा तो कुछ तो परसेंटेज उनको ज्यादा मिलेगा। मगर जैसा अभी आपने कहा, सवाल तो ये भी है एसएन सिंह साहब, जो आपने खुद कहा कि लोगों की स्थिति का भी आकलन होगा अगर ये जनगणना इस तरह से होती है तो, कि आर्थिक रूप से कहाँ है, सामाजिक रूप से कहाँ है। ओम सैनी जी, आज आजादी के इतने साल बाद भी आरक्षण के मुद्दे पर वोट बैंक की राजनीति जो है वो कम नहीं हो रही है बल्कि बढ़ रही है। हर बार हम देखते हैं कि साफ साफ यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी से वोट बैंक बना रही है। वोट बैंक वो दोनों के लिए है। तो इस वोट बैंक को साधने के लिए आरक्षण का जो मकसद था उसे पूरी तरह से भुला दिया गया है। और आज के दौर में जब युवाओं की बात हो रही है, नए भारत की बात हो रही है, हम एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, उस दौर में भी आरक्षण के नाम पर ही चुनावी जो है बिसात कहीं न कहीं बिछाई जा रही है। अशोक गहलोत की सरकार द्वारा ये जो प्रयास है ये कितना सही है ओम सैनी जी? देखिए मीरा जी, मैं ये समझता हूँ कि सारी बातों को मैं वहां से देखना चाहता हूँ जहाँ से संविधान में प्रावधान दिया गया था कि जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए तबके हैं उनको 10 साल के लिए रिजर्वेशन दिया जाए और 10 साल बाद में उसको रिव्यू किया जाए। ये सारा बड़ा ढकोसला सा रहा, रिव्यू करने के बजाय उसको हर 10 साल बाद में बढ़ा दिया और अगले 10 साल के लिए। तो ये मैं समझता हूँ कि जो जिम्मेवारी केंद्र सरकार की या राज्य सरकार जो भी है उनकी होती है कि जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी है फंडामेंटल राइट्स में या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए कि समाज को ये इस तरीके से बांट करके देखा जाए। मैं मंडल आयोग के भी बिल्कुल मैं उस सोच का नहीं हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान दिए हुए अगर उनको पूरा किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान आप निभा नहीं सके, आप अपने ईमानदारी के साथ में उनको कर नहीं सके, तो उसको वो चाहे कोई भी राजनेता रहे हो, चाहे दिल्ली में जिसका भी शासन रहा हो, उन्होंने इनको इस तरीके से बांट करके देखना प्रारंभ कर दिया। ये ठीक नहीं है। भारत के हर नागरिक का वो अधिकार है जो सामान्य जन में होना चाहिए। एससी और एसटी को एक स्पेशल रिजर्वेशन दिया था वो एक अलग बात है, उसके बाद में ओबीसी और ये अलग अलग जातियों में जांचना परखना, ये सब समाज को बांटने का सिलसिला है, बांट करके देखना। मेरा ख्याल है कि जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेवारियां हैं उनको राज्य और केंद्र की सरकारों को पूरा करना चाहिए, और वो पूरा करने के बाद में कोई कमी रहती नहीं है। देखिए, जातियों में होड़ पैदा करके आप संघर्ष करवाते हैं। मैं गुजरों के आंदोलन को देख चुका हूँ, उसके साथ साथ में उनका वर्ग परिवर्तन भी देख चुका हूँ। तो ये एक अपने आप में कितना संकट हुआ। 78 लोगों की मृत्यु हुई उस सब के अंदर। अगर ये सब नहीं होता तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो सिलसिले बनते चले आए थे, कॉन्स्टिट्यूशन के रास्ते से अगर हम अपना काम कर रहे होते, दिल्ली में कर रहे होते और राजस्थान में कर रहे होते, तो ये सब दिक्कतें नहीं होती। ऐसी स्थिति में ये कहना कि साहब जो कुछ किया जा रहा है,
जो जो कुछ गुर्जर किया जा रहा है आंदोलन उसको आप को जिन कैसे लोगों ने मुद्दा बनाया, जितने लोगों की जान गई, उनके राजनीतिक स्वार्थ बहुत जल्दी ही सामने आ गए थे, पूरे देश ने देखा। नहीं, देखिए बाकी कम्युनिटी के भी आ रहे हैं। अभी जो अगड़े और पिछड़ों को जिस तरीके से आरक्षण का सिलसिला चलने लगा है, ये जिम्मेवारी से बचने का सिलसिला है। मैं मानता हूं कि राज्य सरकारों का, केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है कि वो लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल जो गारंटीज हैं उनको फुलफिल करें। ये मेहरबानी का सिलसिला नहीं है। ऐसे ये सरकार बनाने का मतलब होता है कि आप जनता की सेवा करेंगे, जनता को बांटेंगे नहीं, विभिन्न भागों में बांट करके। और आपने जो स्वरूप बना दिया पूरे देश के अंदर, वो बड़ा खतरनाक है। वो नहीं होना चाहिए था। उसी का नतीजा है कि उम्मीदवार जो तय होते हैं वो जातियों के आधार पे होने लगे, जो संगठन बनने लगे हैं वो भी आरक्षण के आधार पे बनने लगे। उसी तरीके से लोग अपने उम्मीदवार खड़ा करने लगे। ये बांटने का सिलसिला हुआ, ये जोड़ने का सिलसिला कहाँ हुआ? एक भारतीय बनाने का, देश बनाने का, जो समाज बनाने का जो मकसद हमारा रहा है और जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज किया है, 300 से लेकर और 342 तक जो बंद बनाए हैं, वो इसके रास्ते हैं। इस रास्तों के बजाय ये जो गली निकाली है आरक्षण की, ये मैं समझता हूँ बहुत खतरनाक है। और इसके ऊपर ज्यादा बहस करके उसको जस्टिफाई करने का सिलसिला मुझे समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि फिर बंद एक करना संतुष्टि का चाहिए। सिलसिला है। जस्टिफाई वही करने लगता है का जैसे 10 वर्ष सिलसिला बाद में। बढ़ाने की बजाय, इसे जस्टिफाई करने की बजाय, अगर इस चिंतन, विषय, चर्चा इस बात पर हो कि आज भी हम आरक्षण के नाम पर जनता को उद्वेलित क्यों कर रहे हैं, राजीव तिवारी जी, जनता भी तो उद्वेलित हो जाती है। जनता भी तो सीधे सीधे जल्दी होने वाले काम, आसान कामों की तरह रास्ता अपनाती है। और इसीलिए आरक्षण का जाल हर बार राजनेता, सरकारें बिछाती है और जनता उसमें कहीं ना कहीं फंस जाती है, क्योंकि जनता को भी अपने कंफर्ट जोन से निकलने की इच्छा नहीं है। यही वजह है कि राजनेता तमाम, आप देखेंगे कि पिछले लगभग 3 महीनों में राजस्थान की राजधानी जयपुर में लगभग हर प्रमुख जाति ने अपना सम्मेलन किया और उसमें होड़ लगी किन नेताओं को बुलाया जाए। फिर नेताओं ने वहां आकर मंच से जिस तरह की भाषा, शब्दावली का इस्तेमाल किया, तो वोट बैंक जनता खुद भी बनने को तैयार है। जनता खुद भी अपने विवेक का इस्तेमाल करने को तैयार नहीं है कि हम क्यों आरक्षण के उसमें फंसे, जब हम काबिल हैं, हमारे बच्चे आराम से अपनी क्षमता से अवसरों की तरफ बढ़ सकते हैं। देखिए, एक बात कही कि राजनीतिक दलों ने उनके लिए आम नागरिक एक वोट एक सत्ता में आने का टूल भर रह गया है। अब वो उसको कैसे साधें, उसी के लिए ये आरक्षण को भी एक उसका साधन बनाने में लगे हुए हैं। अभी मेरे को तो बड़ा कष्ट हुआ जब भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही प्रवक्ताओं ने ये कहा कि इनका वोट बैंक है, इनका वोट बैंक है। अरे भाई, उनको इंसान मानो, उनको देश का नागरिक मानो और उनकी भलाई के लिए काम करो, ना कि सत्ता के पाने के लिए आप एक आरक्षण की बात करते हो। ये सही है कि जो संविधान में था, अभी ओम जी ने विस्तार से बताया कि जो 10 साल के लिए आरक्षण का बाद उसको रिव्यू होना था, वो आज तक किसी ने नहीं किया। और जितना भी रिव्यू किया उसने कहीं ना कहीं उस विवाद को बढ़ाया ही है, उसको घटाने की बजाय। बाद में मंडल कमीशन आया और पिछली वसुंधरा जी की सरकार थी, उसमें उन्होंने पूर्व सैनिकों वाला जो एक किया, जो आज ओबीसी का आंदोलन इतना बड़ा चल रहा है, उसके पीछे एक वो भी बड़ी घटना थी, बड़ा एक निर्णय था उनका कि उन्होंने जो पद संख्या का जो एक नियम था उसको समाप्त कर दिया था, जिससे कि युवाओं को मौका मिलना बंद हो गया ओबीसी के। और गहलोत सरकार ने आके मंत्रिमंडल में उसका निर्णय तो किया, लेकिन आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। यही वजह है कि अभी भरतपुर हाईवे को जाम हुआ, इतने लोगों को परेशानी हुई, सब कुछ हुआ। तो मेरा मानना तो ये है कि इस आरक्षण का जो भी प्रोसेस है उसका सही तरीके से एक सिंह साहब ने कहा था, जैसे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और उसमें भी शैक्षणिक और सामाजिक और जो लोग तरक्की कर सके हैं, जिनको आरक्षण मिल चुका है, ऐसे लोगों को अब उसमें से वर्गीकृत करके और ऐसे लोगों को ही आरक्षण मिले जिनको उनकी वाकई जरूरत है, ना कि इसको लेकर राजनीति। तभी देश का भला हो सकता है और संविधान में जो भी
इसके लिए प्रावधान किए गए थे पिछड़े वर्ग के लिए, दलित वर्ग के लिए और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए, वो तभी संभव हो सकता है जब हम इन सब चीजों से अलग हटकर सारे दल एक निर्णय करें इस पे कि हम आरक्षण की जो भी ये नीति है इसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बनाएंगे और समयबद्ध तरीके से इसको समाप्त करेंगे। राजीव जी, कई दशकों की राजनीति आपने देखी है, कई सरकारें आपने देखी है, केंद्र से लेकर राज्य तक। क्या वजह है कि सरकारों की मंशा में, सरकारों की प्राथमिकता में ये विषय आ ही नहीं पाता है? पहली बात तो सरकारों के संदर्भ में 4 स्तंभ हमने बनाए हैं लोकतंत्र के। क्या वजह रही कि ये चारों स्तंभ मिलकर भी कहीं न कहीं इस विषय पर एक खुली चर्चा, एक बहस, एक कहीं न कहीं किसी नतीजे पर पहुंच पाए, ऐसी स्थिति पर इस देश को लेकर नहीं आ पाए? देखिए, इस सब के पीछे चाहे चारों स्तंभों में आप देख लें, सब जगह एक यही है कि कैसे सबका एक जो लक्ष्य है, आज चाहे आप राजनीति देख लें, चाहे आप ब्यूरोक्रेसी देख लें, मीडिया देख लें या न्यायिक व्यवस्था देख लें, उसमें हर जगह आरक्षण को लेके आज जजों की नियुक्ति होती है तो उसमें आरक्षण की बात आ जाती है। तो कहीं ना कहीं जब तक कि ये चीजें बंद नहीं होंगी, मतलब आरक्षण का जो प्रोसेस है इसमें एक आम सहमति, एक पूरे देश में एक आम सहमति नहीं बनेगी और इसको कानूनी रूप, एक कानूनी जामा नहीं पहनाया जाएगा, तब तक और चरणबद्ध तरीके से इसको खत्म नहीं किया जाएगा। इसका एक टाइम फ्रेम तय करना होगा कि हमको 25 साल में, 20 साल में, 50 साल में आरक्षण 0 पे लाना है। तब तक हम विकसित तभी हो पाएंगे ना जब हमारा पूरे देश में पूरे हर नागरिक विकसित हो जाएगा, तब आरक्षण का किसी को जरूरत ही नहीं रहेगी। तो हम उस दिशा में तो काम कर नहीं रहे हैं, हम सिर्फ आरक्षण को एक टूल बनाकर सत्ता प्राप्ति का एक साधन बनाकर। अभी हम 64% पर हैं, आप 0% की बात कर रहे हैं। हमारे प्रदेश में, राजस्थान में हम 64% पर हैं, 64% रिजर्वेशन है और इसे बढ़ाकर कांग्रेस सरकार अब 69 के आसपास लाने की कोशिश कर रही है। इनका बस चले तो ये 100% कर दें, राजनेताओं का बस चले तो। जी, आरसी चौधरी साहब, कब तक ये लॉलीपॉप की राजनीति करते रहेंगे? अशोक गहलोत सरकार भी कुछ इसी तरह से काम करेगी? तो मतलब जो तमाम प्रयास कि भाई हम संवेदनशील हैं, संवेदनशील तो जनता के प्रति होंगे, जनता को जवाबदेह और जिम्मेदार बनाएंगे। आप जनता को जवाबदेह और जिम्मेदार बनाने की बजाय कहीं न कहीं निकर्मण्य बनाने की तरफ लेके जा रहे हैं कि आप तो निश्चित हो जाइए, आपको इतना मिलेगा, आपको इतना मिलेगा, आपको इतना मिलेगा। तो जो मेहनत की अप्रोच है, जो आगे बढ़ने की इच्छा है, उसमें कहीं न कहीं आपने साथ में उनको लॉलीपॉप भी दे दिया है। जरूरी है ये इस प्रदेश में इस वक्त सरकार के 4 महीने जब काम के पूरे बचे हुए हैं, उससे पहले इस मुद्दे पर इस तरह से सरकार का रवैया सही है? देखिए मीना जी, मैं माफी के साथ में कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल पे बैठे हुए वो तमाम जो लोग जो आरक्षण का अक्सर विरोध करते रहते हैं, वो कहते हैं कि आरक्षण को समाप्त किया जाए। ये जो सोच है ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर सोच रही है और इसी को देखते हुए संविधान के अंदर जिस प्रकार से जो लोगों को हाथ से पे धकेल दिया गया था, जो गरीब वंचित और समाज के अंदर जो अछूत के तौर पे हो गया था, उसे मुख्य धारा पे लाने के लिए आरक्षण के तौर पे दिया गया था। लेकिन तमाम जो पैनलिस्ट हैं जो बैठे हैं इस चैनल पे, सबसे ज्यादा ओम सैनी जी जैसे कम ओबीसी के पत्रकार हो सकते हैं, लेकिन आप जैसे लोगों को देखते हैं और वो बड़े बुद्धिजीवी और तार्किक तरीके से ये कहते हैं कि ये देश को तोड़ रहा है। देश को तोड़ नहीं रहे, जिनको आपने पानी के हाथ नहीं लगाने दिया, छूने नहीं दिया, अगर वो लोग मुख्य धारा में आने की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने तो उसी पे प्रहार किया है, क्योंकि लोगों को जो सदियों की जो यातनाएं थी उन्हें मुख्य धारा पे लाना था। लेकिन आज जो आरक्षण है वो आर्थिक कल्याण का रास्ता बना दिया है। जो ईडब्ल्यूएस के बाद में जब रिजर्वेशन लागू किया गया तो ये आर्थिक कल्याण का रिश्ता बना दिया गया। तो इसमें तो अब कोई अनारक्षित वर्ग रहा ही नहीं है, उसमें वो हर व्यक्ति आ गया जो आरक्षण की क्रीमी लेयर को पार कर देता है। इससे आरक्षण के अंदर कोई वर्ग बचा नहीं है। आज कोई ये आदमी नहीं कह सकता कि मैं आरक्षित वर्ग में नहीं हूं। हर व्यक्ति आरक्षित वर्ग में है, वो आरक्षण का लाभ ले सकता है या नहीं ले सकता, ये एक बात है। दूसरा बात ये चली कि ओबीसी है, ओबीसी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि हम ओबीसी के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, ओबीसी के मंत्रिमंडल में हमारे इतने लोग हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा कि आरएसएस के अंदर ओबीसी के प्रमुख पद पे कितने लोग बैठे? भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के अंदर रहे उसमें कितने ओबीसी के लोग रहे?
और ओबीसी के लोग वोट बैंक के तौर पे नजर आते हैं। सतीश पूनिया 3 साल 4 साल तक काम करते रहे और खेती किसान के लोगों को उम्मीद जगाते रहे, लेकिन लास्ट के अंदर जो एक सोच है कि ये खत्म होना चाहिए, उस सोच को लाके फिर बना दिया। वोट ओबीसी का चाहिए, सत्ता का रास्ता ओबीसी के माध्यम से चाहिए और शासन है वो दूसरे लोग करना चाहते हैं। ये कौम जागी है, ये कहता है हमें आपका हक नहीं चाहिए, हमारी जितनी भागीदारी उसको दीजिए, हमारे पे ये एहसान मत कीजिए आपके हमारे 28 है। वो कहता हमें एक बनाइए। जो कांग्रेस के अंदर राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री ओबीसी का है, दावे के साथ कह सकते हैं हम। इसलिए जरूरी नहीं और कितने मंत्रिमंडल में शामिल करें, भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि हम ओबीसी का बनाए। उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी आरक्षण दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं जिस समाज ये तो राजनीतिक दल की सोच, राजनीतिक दल की सोच मुख्यमंत्री बनता है, ये राजनीतिक दल की सोच। ये उसके बाद भी आपको आरक्षण चाहिए, उसके बाद भी आप अबला की स्थिति में खुद को पाते हैं, उसके बाद भी आप सतीश पूनिया को हटाने का यहाँ पे उदाहरण देते हैं, बजाय इस बात के कि सतीश पूनिया जैसे व्यक्ति को, जो कि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से बिना किसी अप्रोच के राजस्थान जैसे प्रदेश का अध्यक्ष बनने का अवसर मिला, आप ये करें कि उसको हटा क्या हुआ? उस अवसर का क्या हुआ? उस अवसर का क्या हुआ? उस अवसर का क्या हुआ? उनके राष्ट्रीय आपके यहाँ भी सचिन पायलट को हटाया गया, डोटासरा जी को बनाया गया। टेन्योर तो सबका पूरा होता है, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई कि सतीश पूनिया जी को हटा दिया तो इसलिए हटा दिया कि वो किसी जाति विशेष से है? कमाल कर रहे हैं आप। अब बोल दिया आपने। मीना जी सतीश पूनिया जी को हटाने पे कोई आपत्ति नहीं होगी। जेपी नड्डा जी दोबारा बन सकते हैं, लेकिन सतीश पूनिया दोबारा नहीं बन सकते। राष्ट्रीय प्रभारी कहते हैं भाजपा के कि ये आगे तक रहेंगे, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और फिर हटा दिया जाता है, क्योंकि जब फैसला करने के वक्त पे आप जैसे जो लोग बैठते हैं वो कहते हैं आरक्षण की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो दास के तौर पे रहे। आज भी कोर्ट में कहा जाता है कि संविधान की जरूरत नहीं, विधि की जरूरत नहीं, मनुस्मृति का अध्ययन कीजिए। कोर्ट का जज कहता है उन पे कोई प्रश्न नहीं कर सकता। इसलिए हादसे पे धकेले हुए समाज के नाम पे सिर्फ वो मतदाता के तौर पे नजर आता है, लेकिन वो समाज चाहता है हमारी संख्या कितनी है उतना बना दीजिए, अगर आपका अच्छा है तो हमारा बाड़ा अलग बना दीजिए साहब, अगर आपको हमें अछूत लगते तो हमारा जितनी संख्या है उतना बड़ा बाड़ा बना दीजिए। हमारे जैसे लोगों के साथ बैठकर तार्किक बहस बराबर का समय लेकर आप कर रहे हैं, ज्यादा बोलने का मौका आपको दे रहे हैं। ये अवसर मुझे मेरी पार्टी दे रही है, ये अवसर मुझे पार्टी दे रही है, ये मुझे अवसर मेरी पार्टी ने दिया है, ये मुझे अवसर कांग्रेस ने दिया है, ये मुझे अवसर कांग्रेस ने दिया है, सरकार ने नहीं दिया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ओबीसी के कितने लोग हैं साथ बैठे हैं? हमारे जैसे लोगों के साथ बैठने का अवसर कांग्रेस पार्टी ने दिया है आपको। उसी कांग्रेस पार्टी ने इस देश में सबसे पहले केंद्र में सरकार बनाई थी। उसी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने आरक्षण को 10 साल बाद खत्म करने की बात भी की थी। सीधा सवाल जो आपसे पूछा था, जो मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा था आरसी चौधरी जी, उसका जवाब देने की बजाय आप पूरे विपक्ष के अंदर तक घूम के आ गए, घर के अंदर तक पूरा उनकी परिक्रमा करके आ गए। मैंने तो आपसे सीधा सा सवाल ये पूछा था, जिस जाति विशेष से मुख्यमंत्री खुद आते हैं, उसके बाद वो मुख्यमंत्री बनते हैं, एक बार नहीं 3 बार बनते हैं, उसके बाद भी उन्हें लगता है कि ओबीसी का आरक्षण प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि जब हमारे इससे पहले जहां पे एसएन साहब बैठे हैं, उन्होंने सत्यनारायण ने कहा कि संविधान के अंदर उल्लेख है कि आरक्षित जो वर्ग है उसकी जाति के आधार पे उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये आप नहीं दे रहे, ना कोई दूसरा दे रहा, ये देश का कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, देश के संविधान में प्रावधान किया गया है। अगर आपको लगता है और देश के संसद में जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं इसलिए आप कह रहे हैं कि हम वोट दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो दावे कर रही है, तो हम ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से कि जातीय जनगणना करा लीजिए, अगर उसका प्रतिनिधित्व ज्यादा है तो ज्यादा दीजिए, नहीं है तो उसको हटा लीजिए। इसलिए खोखले दावे पे करने से क्या फायदा? आपके पास में आंकड़े होंगे तभी योजनाएं बना पाएंगे, तभी उनके कल्याण की बात कर पाएंगे। इसलिए हम ये चाहते हैं कि सत्य और पारदर्शिता के साथ में सामने आए। आपने अपने प्लेटफॉर्म पे स्थान दिया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं, लेकिन आप ये भी कहिए कि केंद्र की सरकार को कि आखिर वो जातीय जनगणना कराने से बच क्यों रही है, उन वर्ग के आधार पे क्यों प्रतिनिधित्व नहीं दे रही। जो माधव सिंह जी के पास मैं जाऊंगी, लेकिन आप इस डिबेट के खत्म होने के बाद में एक बार जरूर इसको देखिएगा आरसी चौधरी साहब। प्रवक्ता लोग जितने चाहते हैं, बीजेपी कांग्रेस, सवाल का जवाब देने की बजाय दूसरे के घर में पूरा आराम से चक्कर लगाते हैं। सवाल जो सीधा आपसे पूछा जा रहा है उसका मकसद है कि जो जनता आपको सुन रही है
वो आपके विचारों को, आपके पक्ष को, आपके संदर्भ में समझे, आपकी रणनीति समझे, आपका मकसद समझे, आपकी योजनाएं जी, जी। समझे। बहरहाल मैं वापस आऊंगी माधव सिंह जी, ये जो जाति की जनगणना का विषय है, केंद्र सरकार पर आरोप है कि वो करवा नहीं रही है। हालांकि पहली बात तो ये है, बतौर पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता के रूप में आप क्या महसूस करते हैं, जाति के आधार पर इस देश में जनगणना होनी चाहिए? जी देखिए डॉक्टर साहब, मैं इसके बारे में भी, अगर मंशा सरकारों की ठीक हो, पार्टियां कोई भी हो, चाहे हम हो चाहे कांग्रेस हो, जब विपक्ष में आ जाते हैं, जब उन्हीं मुद्दों के ऊपर बात करते हैं, जब 2011 में जनगणना हुई, 1931 में एक बार जातीय आधार पे हुई, वो अभी सत्यनारायण सिंह जी ने बताया। उसके बाद में 2011 में इन्होंने जातीय आधार पे जनगणना की, और 2014 तक जब इनकी सरकार थी, तो आज ये जातीय जनगणना की सिर्फ सियासत करने के लिए और राजनीति करने के लिए बात करते हैं, और जब सत्ता में आते हैं तो उस टाइम नहीं करते हैं। तो ये तो सियासती हुई ना। आप खुद 2011 में करवा चुके हो, तो फिर उन आंकड़ों को आपने 2014 तक प्रकाशित क्यों नहीं किया? आज किस मुंह से कह रहे हो? आज इसलिए कहने की जरूरत पड़ रही है डॉक्टर साहब कि इनके क्या के ऊपर के जो पार्टियां जो जाति के आधार पर राजनीति करती है, छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, उनका कहीं ना कहीं उनके साथ में गठबंधन हो रहा है। वो गठबंधन के दबाव में राहुल जी बोल रहे हैं, तो राहुल जी बोल रहे हैं तो नीचे डोटासरा भी बोलने लग जाएंगे, और डोटासरा जी बोलते हैं तो अशोक जी भी बोलने लग जाएंगे। आज आपको ओबीसी याद आ रही है, तो ओबीसी के लिए तो पहले से क्रिमिलियर लागू है, और अगर जो उस दायरे में नहीं आता है, अभी तिवारी जी भी पत्रकार होके, मैं माफी चाहूंगा, भी अब कहना पड़ेगा मेरे को, उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट जज बन जाते हैं। मैंने तो आज नहीं देखा, मैं वकील हूँ, कोई भी अगर आरक्षण हाईकोर्ट में लागू है, कौन सा जज बन गया, किसके बनते हैं, क्या बनते हैं, अपन जानते हैं उस चीज को। पर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए इस चैनल पे बैठ के। मैं भी अपने आप में भी ये कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसी बात आपके थ्रू नहीं जावे जनता में, जिससे ये लगता है कि क्योंकि आज नेताओं की स्थिति अच्छी नहीं है, लोग उनको झूठ बोलने का यूं मानते हैं कि ये लोग झूठ बोलते हैं, उनके आचरण पे भी बातें आती है। तो आज अगर पत्रकार ऐसी बातें करने लग जाएंगे तो फिर एक जनता में गलत मैसेज जाता है। माधवराम जी, बहुत ही सम्मान के साथ आप, बहुत ही सम्मान के साथ आप पैनल में किसी भी व्यक्ति के विचार से सहमत असहमत हो सकते हैं, आप तार्किक पक्ष रख सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कहें कि उनको ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। वो आप अपने तर्कों से साबित करिए कि उन्हें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। बहरहाल मैं आगे मैं इसीलिए मैं सम्मानपूर्वक तिवारी जी को कहना चाह रहा हूँ, कौन से हाईकोर्ट में किसको आरक्षण मिल गया, और आप कहते हैं हाईकोर्ट मैंने जजों की भी नियुक्ति हो जाती है, हाईकोर्ट तो मैंने नहीं कहा है, न्यायिक व्यवस्था में आरक्षण नहीं है क्या? तिवारी जी, संवैधानिक अधिकार उनको है, नीचे वाले जजों को संवैधानिक अधिकार नहीं होता। संविधान की चर्चा वो करते हैं जो ऊपर बैठते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपसे निवेदन ही कर रहा हूँ, हो सकता है आपका इंटेंशन नहीं होगा। दूसरी बात रही ओबीसी के लिए, तो ओबीसी में तो क्रिमिलियर लागू है। अगर आपने कहा कि एक बार जिसको मिल जाता है, नहीं मिलना चाहिए, हम भी कह रहे हैं, क्योंकि क्रिमिलियर 8 लाख का लागू है। अगर छोटा से छोटा चपड़ा चाहिए तो उसका भी 8 लाख। 4 पीढ़ियां आरक्षण ले चुकी हैं, एक ही परिवार की एसटी और आरक्षण ले चुकी है। एससी एसटी के लिए संविधान में अलग से प्रोविजन है, उसमें अपन बात नहीं कर सकते। पर अब जो भी बाद में राजनीतिक रूप से जिनको आर्थिक या जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग थे, जिनमें एसएन सिंह साहब ने जिन्होंने जो बनाए थे, जो कमेटी में रिपोर्ट दी थी, तो वो तो सर्वे हुआ था। आर्थिक रूप से या जो सामाजिक रूप से संविधान में लिखा हुआ है, उस आधार पर आरक्षण दिया गया। आज भी तो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, 10% भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण दिया है, तो उन्हीं को दिया है। तो उन जातियों में पिछड़े हुए लोग हैं, तो उनके लिए तो अपने को कम से कम ये चर्चा नहीं करनी चाहिए कि उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। मुद्दा ये है माधव सिंह जी, मुद्दा ये है कि जो हाशिए पर है, जो निचले तबके पर है, वो व्यक्ति है और उसे आरक्षण मिलना चाहिए। ना तो वो किसी जाति का होना चाहिए, ना वो किसी धर्म का होना चाहिए। अगर जाति और धर्म की राजनीति इस देश में नहीं होनी है, तो आरक्षण या फिर जनगणना जाति के आधार पर क्यों हो? आर्थिक आधार पर अगर व्यक्ति की अगर आइडेंटिफिकेशन हो कि इन्हें जरूरत है आरक्षण की, इन्हें ऊपर उठाने के लिए सपोर्ट सिस्टम चाहिए। ओम सैनी जी।
जाति मैं जनगणना इस देश में बीच में बोलना चाहूंगा जी डॉक्टर साहब, मैं बीच में बोलना चाहूंगा। मैं आपकी इस बात का पूर्णतः समर्थन करता हूँ, मेरी पार्टी की तरफ से भी। हम इस चीज के लिए, आपने जो बात की कि जो वास्तविक रूप से जो पिछड़े हुए हैं जिनको मिलना चाहिए, मैं माफी चाहूंगा। ओम जी आप बोले। जी जी मीना जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आरक्षण का जिन्न निकल आया और जो बहुत परेशान कर रहा है, दरअसल मुझे तकलीफ ये होती है कि जिस राजस्थान में राजशाही के खिलाफ जो खेतीहर जातियां जिस तरीके से ऑर्गेनाइज होकर के और लड़ी और आज़ादी की लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान दिया, उन खेतीहर जातियों को ही इस आरक्षण ने विभाजन के रास्ते पे डाल दिया। मुझे याद है कि सीकर की मीटिंग में, क्योंकि मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने तो गरीब को गणेश मान करके और अंत्योदय की योजना चलाई थी, जिसमें समाज से सबसे कमजोर आदमी को लाभ पहुंचने का जरिया था। लेकिन जब राजनीति का सिलसिला आया तो सीकर के अंदर जो खेतीहर जातियों में एक जाति को जो आरक्षण देने का सिलसिला किया, उसका नतीजा ये हुआ। लड़ाई हो जाएगी। आप अगर किसी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष पे बोलेंगे तो मैं रोकूंगा आपको। आप उस वो रिकॉर्ड पे है। मैं एक मिनट अपनी बात कह दूं। मैं अपनी मैंने ये कथा की, मैंने ये स्टोरी लिखी है, इसलिए बता रहा हूँ आपको। जब आरक्षण का सिलसिला आ गया था तो मैंने ये स्टोरी लिखी है और मैंने उस स्टोरी के अंदर मैंने उस स्टोरी में मदेरणा साहब को और विश्वम्बर सिंह जी को और जगदीप धनखड़ जो उस वक्त नेता थे उनको इन्वॉल्व किया है बाबा। और उन लोगों के बयान मुझे आज भी याद आते हैं और उनकी स्टोरी, उनके बयानों का देख करके मैं बोलना चाहता हूँ। तो विभाजन जो हुआ इस समाज का, बड़ा खतरनाक विभाजन हो गया। आप देख रहे हैं कि हर जाति अब आरक्षण चाहती है, हर जाति आरक्षण के माध्यम से अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को हासिल करना चाहती है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मिली हुई है, जिसके लिए सारी सरकारों की जिम्मेवारी है कि उनको पूरा करे। उसके बजाय वो आरक्षण चाहते हैं। हर ये जो चल रहा है तो राजनीतिक दलों की जिम्मेवारी बनती है कि वो राइट डायरेक्शन में लाए इसको, उसको बोले कि हम अपनी जिम्मेवारी पूरी करेंगे, हम जो समाज का सबसे कमजोर आदमी है उसकी मदद करेंगे, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, किसी भी व्यवसाय का हो। वो कहने की बजाय जातियों का आरक्षण जो दिया जा रहा है, ये अपने आप में बड़ा विभाजन कर रहा है समाज को। मैं कह रहा हूँ कि जब मैंने परशुराम जी मदेरणा से पूछा तो क्या इस आरक्षण के बारे में आप क्या कहते हैं, क्या वजह है ओम सैनी जी, इसी विभाजन की राजनीति के सहारे अशोक गहलोत चौथी बार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या फिर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट करना चाहते हैं? ये देखिए, ये जो धारा है, ये बहती हुई धारा से कोई अगर खड़ा होकर के लड़ सके, ये हिंदुस्तान में किसी में दम नहीं है। चाहे वो भारत का प्रधानमंत्री हो, चाहे राजस्थान का मुख्यमंत्री हो, इस धारा को काटना बड़ा मुश्किल काम है। जातियों के इस गोलबंदी से निपटना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए आप मुझसे ये कहलवा करके कोई खास बात हासिल नहीं कर लेंगी। सच यही है कि इस धारा को तोड़े कौन, जो तोड़ेगा उसी के रास्ते में रुकावट आएगी। इस धारा को तोड़ने का जरिया भैरव सिंह शेखावत ने निकाला था और वो अंत्योदय योजना थी जिसके माध्यम से रास्ता निकलता था। लेकिन उसके बाद में तो मंडल आयोग आ गया, उसके बाद में तो समाज विभाजन का सिलसिला आ गया, उसके बाद में बहुत सारी बातें आ गई। उन बातों को निपटने का रास्ता किसने देखा? क्योंकि आप एक गंभीर चर्चा करना चाहती हैं और सच जानना चाहती हैं, इसलिए ये कहा। अब माधोलाल जी चले गए, मैं उन्हीं को बताना चाहता था कि मैंने परशुराम जी मदेरणा से पूछा तो उन्होंने क्या कहा, मैंने सिंह साहब से जो भरतपुर के राजा हैं उनसे पूछा तो उन्होंने क्या कहा, जगदीप धनखड़ साहब से पूछा तो उन्होंने क्या कहा, और किसने मेरवाड़ा के अंदर उनके आरक्षण की वकालत के लिए लंबी चौड़ी हाईकोर्ट के अंदर अपील लगाई और सारा मामला हुआ। तो ये जिम्मेदार लोग अगर ऐसा काम करेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। जिम्मेदार लोगों को इन रास्तों, इन जिनों को नष्ट करना चाहिए, रोकना चाहिए। उसके बजाय उसको दिया जा रहा है लगातार, तो किया जाए, इससे नहीं होगा। क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी फुलफिल कीजिए ना, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, उन पे काम कीजिए ना। उन पे काम नहीं करेंगे और अगर बोलेंगे तो हमें कहेंगे। अब देखिए, आप लोगों का अपना राजनीतिक सिलसिला होगा और उसका दबाव होगा, लेकिन उसको अगर बिगर किसी उसके चश्मे के देखेंगे तो साफ साफ नजर आएगा कि उससे समाज बढ़ रहा है, समाज जातियों में एकत्रित होता हुआ नजर आ रहा है। उनके प्रदर्शन हो रहे हैं, वो आरक्षण मांग कर अलग अलग जा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। कि मेरा ख्याल है कि राजस्थान में हमने इसको महसूस किया है, तो इसलिए बोलने का दुस्साहस किया कि आपके सामने बोलें। इससे
जरूर नाराजगी भी और होगी, और साथ साथ में कुछ लोग समझेंगे भी कि इस बात को कब तक आप वो करेंगे, कि जिन्न को कब तक आप सहते रहेंगे। लोगों की वैसे ही डिमांड पूरा कीजिए ना आप। जो महंगाई राहत केंद्र आपने खोल रखे हैं, उनके माध्यम से कीजिए ना। आरक्षण का क्या सिलसिला है? क्यों भैरव सिंह शेखावत का अंत्योदय क्यों नहीं देखते आप? भैरव सिंह शेखावत ने अंत्योदय क्यों निकाला था? इसीलिए कि समाज के सबसे पिछड़े आदमी को मदद मिले। आपका जो इनका जो अकाल राहत महंगाई राहत है, तो समाज के सबसे पिछड़े आदमी को एक मदद का सिलसिला है। उसके बाद में आरक्षण का सिलसिला समझ में नहीं आता। ये और संतुष्ट करने का और एक इंक्लूजन क्रिएट करने का सिलसिला है। एक बहुत बड़ी जमात को बांट करके रख दिया। इधर देखिए ना आप, वो जमात जो बहुत नाराज है, जिसने अपना अपना टर्न कर लिया, ओबीसी से निकल करके एसटी में चली गई। ये देखा ना आपने कि किस तरीके से विभाजन होता है समाज का। तो ये दुख की बात है, इससे तकलीफ होती है। बड़ी मुश्किल से समाज एक होता है, समाज विभाजन हो रहा है। समाज का विभाजन नहीं होना चाहिए, समाज एकजुट रहना चाहिए, देश के बारे में सोचने वाला होना चाहिए, दुनिया के बारे में सोचने वाला होना चाहिए। ओम जी ये तो वो है आइडियलिज्म, आदर्शवाद की ऐसा होना चाहिए। लेकिन मीना जी क्या करें, आइडियलिज्म की बात बताएं। हकीकत तो ये है कि कैसा आइडियलिज्म बड़ा है हमारा खतरनाक होता है, समाज। बोलना तो चाहिए। जी तो मैंने कहा ना कि आदर्शवाद आइडियलिज्म से बड़ा खतरनाक होता है, बोलना तो चाहिए। जी जी मार्क्स ने भी बहुत आदर्श की बातें की। आज भी हम बहुत चाहते हैं कि हमारा समाज ऐसा हो, हमारा परिवार ऐसा हो, हमारी सरकार ऐसी हो। लेकिन दरअसल जो हम चाहते हैं होना चाहिए और जो होता है उसमें बड़ा फर्क होता है। और आपने बहुत अहम इम्पोर्टेंट बात कही, जो कि हमारे प्रदेश की और देश की जनता को समझना चाहिए गंभीरता से। कोई भी राजनेता अगर इतना रिस्क लेता है, रिस्क का मतलब जनता को सच्चाई से रूबरू करा के कि अब आप आरक्षण के इस जाल से बाहर निकल जाइए, इतनी क्षमता किसी भी राजनेता के पास इसलिए नहीं है क्योंकि उसे पहले सत्ता चाहिए। सत्ता में आने के बाद ही वो कुछ करने की स्थिति में होता है। तो अशोक गहलोत के पास भी अभी पहला विकल्प है सत्ता में आना। सत्ता में आने के लिए जो रास्ते अपना रहे हैं उसमें से एक रास्ता आरक्षण भी है। राजीव तिवारी जी, तो ये रास्ता आसान नहीं है किसी भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के लिए। ओम सैनी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है। ऐसे में समझ में आती है मजबूरी, सीमाएं और राजनीति की कहीं ना कहीं विसंगतियां। तो समझने की जरूरत तो इस देश की जनता को है, जो हर दिन सिर्फ आसान रास्ते की तरफ बढ़ना चाहती है। उसे ये जानने की जरूरत है कि भाई आसान रास्ता मेरे पड़ोसी के लिए भी बनना चाहिए। घर के बाहर का सारा कचरा दूसरों के घर के बाहर डालने की मेरी आदत को छोड़ने की मुझे जरूरत है। देखिए, राजनीति वही ऐसी गई है कि और चीजों में तो ये शुचिता की बात करते हैं, लेकिन राजनीति जो है वो लगातार घर की ओर जा रही है। और उससे जो भी आपने कहा कि पड़ोसी का घर भले ही गंदा हो जाए, हमारा घर साफ रहे, तो इससे उभरने के लिए जो अभी ओम जी ने बताया कि समाज के सबसे पिछड़े वर्ग को उसके साथ खड़े होने की बजाय हम उसी वर्ग को कई टुकड़ों में बांट दें और उसको फिर बाद में लड़ा कर कैसे ना कैसे सत्ता प्राप्ति एकमात्र हमारा वो रह गया है उद्देश्य। और मैं माधुराम जी से भी कहना चाहूंगा कि उन्होंने कहा जजों की नियुक्ति, जजों की नहीं, न्यायिक प्रक्रिया में आरक्षण है कि नहीं, न्यायिक परीक्षाओं में आरक्षण है कि नहीं। जज भी तो वहीं से ही पास होके निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। तो आरक्षण हर जगह हो रहा है और उस आरक्षण की वजह से देश में आप देखिए कितने विघटन की स्थितियां आ चुकी हैं। आज हर जगह, आज हम जयपुर में देख रहे हैं कि पिछले 2 महीने के अंदर कम से कम 5 या 6 समाजों के महापड़ाव, महासम्मेलन हो चुके हैं और अब और 2-3 सम्मेलन होने वाले हैं। तो ये और हर एक में यही मांग उठती है कि हमारे समाज के टिकट बढ़ाए जाएं। तो टिकट बढ़ाए जाए तो वही आरक्षण हो गया ना, वो भी एक आरक्षण मांग रहे हैं ये भी। तो इस सब से राजनीति इस देश को कब निजात मिलेगी, ये राजनेता तय करें, सरकारें तय करें, सब जो कि 4 स्तंभ है देश को चलाने वाले, न्याय प्रक्रिया, सरकार, प्रशासन, मीडिया और एडमिनिस्ट्रेशन, ये इन सबको चाहिए कि ये सब मिल बैठ के एक ऐसा और हमारी संसद को तय करना चाहिए कि एक ऐसा संविधान संशोधन लाएं जिसके तहत
सब समाजों के जो वाकई जरूरतमंद है उनकी मदद की जाए, ना कि उनको आरक्षण का एक हैंडीकैप बनाया जाए आरक्षण के ऊपर। तो वो नहीं होना चाहिए। और सरकारें पता नहीं इसको कब मानेंगी और कब इसको लेके अपना सत्ता का जो एक मात्र झुंझुना है जिसके लिए वो सारी चीजें करते हैं, तो इसको बंद होना चाहिए। जी, मेरा मानना है। माधो सिंह जी के पास, जी राजीव जी, माधो सिंह जी के पास जाकर, माधो सिंह जी, जब मैंने आपसे पिछली बार सवाल किया था, जब आप बोल रहे थे, तब आपने बताया कि 2011 में जनगणना हुई यूपीए के समय में और उसके बाद वो सामने नहीं रखी गई। सवाल ये है कि 2011 से 2023 में है हम, आपकी सरकार को केंद्र में 9 साल हो चुके हैं। इस विषय पर, जातीय जनगणना के मुद्दे पर आपकी सरकार का स्टैंड क्या है? क्या जातीय जनगणना इस देश में होने की जरूरत है, या फिर बीजेपी इतना साहस रखती है, जैसा ओम जी ने कहा, किसी में भी इतना साहस नहीं है कि धारा के विपरीत चल सके। धारा तय भी कभी कभी खुद को करनी पड़ती है और उस धारा पे सबको साथ लाने का हिम्मत भी दिखानी पड़ती है। क्या आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में इतनी हिम्मत है? 56 इंच का सीना की जिसकी बात हो रही है, होती रही है, क्या ये वो संभव है कि वो ये कहें कि हम जातीय जनगणना के समर्थन में नहीं है? इस देश की जनगणना सिर्फ नागरिकों के आधार पर, नागरिक के रूप में इस देश के लोगों की होगी। देखिए डॉक्टर मीना जी, आपने 56 इंच की बात कर ली तो फिर 56 इंच की बात, उसका वो जो सारांश है वो बदल जाएगा। मेरा सीधा उत्तर नहीं आएगा उसके लिए। आपने 56 इंच की बात की है तो निश्चित तौर पे देखो, विश्व में तो आज मोदी जी ने जो अपना सिस्टम बनाया है और इस देश का मान सम्मान बढ़ाया है, अरे उसके आप लिए अपन विश्व नकार को नहीं छोड़िए सकते। सर, इस देश की तो बात उसको करिए, इस नकार देश नहीं के सकते गांवों हम। की बात करिए, इस देश के देश की कस्बों अगर की बात अर्थव्यवस्था करिए, की इस बात देश है के या शहरों की बात करिए, जहां पर ये ओबीसी और तमाम मैं नहीं ले जाति गया के लोगों उसके को लिए। हमने आपने बांट 56 रखा इंच की है। बात की तो हमने 56 इंच की बात पे एक ही विषय नहीं होता। वहाँ तो 56 इंच सोशल में सिक्योरिटी पूरा है, से देखा जाए, अमेरिका में तो यहाँ परंतु कहाँ है? अगर मोटा मोटा अपना ओपिनियन बनाते हैं तो मेरे हिसाब से अभी जैसे निश्चित तौर पे ओम जी भाई साहब ने भी कहा, राजीव जी ने भी यही बात कही, और जो हमारी पार्टी की मोटी मोटी समझ में आती है, तो अभी जातीय जनगणना के आधार पे करने की अभी कहीं पे लग नहीं रहा है कि सरकार की ऐसी मंशा है। जहां तक हमारी जानकारी में जो चीजें आई है, क्योंकि सरकार के लेवल की तो बड़ी बातें होती है, मैंने तो हम आपसे सरकार केंद्र की मंशा पूछी है, राज्य की नहीं पूछी। राज्य तो ये आरोप लगा रहा है कि केंद्र कर नहीं रहा है जातीय जनगणना, तो राज्य नहीं, का हम जो तो ये आरोप कह है रहे या हैं कि राज्य की भाई जो जो मांग है, उस पर केंद्र का रुख क्या है, मैं ये नहीं, समझना मांग क्या चाहती है, हूँ, जनता ये हम तो समझना ये कह रहे चाहती हैं कि जब इनका मांग, इनकी मंशा साफ होती तो 2011 में ये पब्लिक के सामने कर देते। तो इनकी मंशा खुद की साफ में नहीं है, तो है। हमारा तो इनकी विषय ही नहीं मंशा पर आता आज आप की मत तारीख में। उलझिए ना, न तो हम ओबीसी की बात कर रहे हैं, न इनकी जातीय मंशा जनगणना की ठीक बात कर नहीं रहे हैं। थी, इनकी नहीं, मंशा ठीक नहीं थी, इसलिए हमारा तो आपको मौका दिया गया है। एक नहीं बार नहीं, डॉक्टर साहब, आपको पर हम 2 बार मौका दिया नहीं गया है केंद्र में, डॉक्टर दूसरी साहब, बार डॉक्टर आपकी साहब सरकार है, तीसरी बार जी आप लाने जी के जी प्रयास कर रहे हैं, जी जी नहीं इसलिए नहीं, इसलिए आप अपनी डॉक्टर बात साहब करिए। उसके लिए उत्तरदायी हम इसलिए नहीं है क्योंकि न तो ओबीसी की अभी हम कोई, हमारी सरकार चर्चा कर रहा है। हम ये जरूर कह रहे हैं कि ओबीसी के अधिकारों के प्रति हम निश्चित तौर पे चिंतित है, और बड़ा वर्ग जो ओबीसी का है वो बीजेपी का समर्थन करता है। परंतु ये भी नहीं है, हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ चलने वाले व्यक्ति है, और भारतीय जनता सर, पार्टी सब वर्गों के साथ चलेगी। जातीय जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैंने कहा हमारे प्रति तो कोई विषय नहीं है, ये विषय तो इनके प्रति है। जवाब देवे तो उसके लिए कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस ने खुद ने जनगणना कराई, उसको एक्सपोज नहीं किया, तो हमारा तो कहीं विषय नहीं आता ना। हमें उस विषय सर, के उस लिए बात को उत्तरदायी 12 कहां से साल हुए? हो गए हैं, उस बात नहीं को नहीं, 12 हो गया साल हो होगा, गए। अपना देखिए, हमने न तो मांग की कभी जातीय जनगणना की, और तो यानी अभी भी हम कि ठीक है, आपकी बात से ये समझ में आता है कि बीजेपी जातीय जनगणना के समर्थन में नहीं है, केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है, केंद्र सरकार इस देश के नागरिकों को जातियों में नहीं बांटना चाहती है, आप ये कहना चाहते हैं ना?
अब मैंने कहा आप घुमा फिरा के ले जा रहे हैं, हम नए, हमारे प्रति ये विषय है नया, अभी हमारे प्रति विषय सामने आया तो उसका हम उत्तरदायित्व जो मांग रहे हैं उनसे पूछिए, आपने वो जनगणना कराया क्यों नहीं उन्होंने? अरे आया तो फिर उन्होंने पब्लिक के सामने क्यों नहीं लाया? वो तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, आरसी चौधरी नहीं, स्पष्ट वो कह रहे इसलिए कह रहे हैं ना, मुख्यमंत्री स्पष्ट रूप से मांग कर रहे हैं कि जातीय जनगणना कराई जाए। मुख्यमंत्री की मांग सही है या नहीं है ये बताना आपका मैं काम है। बीच में बोलना, मुख्यमंत्री का इस विषय को इस समय मैं चुनावों बीच से में बोलना पहले चाहूंगा, उठाना सही है कि नहीं है ये बताना आपका काम है। तो मीना सवाल जी इस का देश की जनता, इस मेरे देश की प्रति जनता आपके अत्याचार है बीजेपी के विजन और को जानना मुझे चाहती है। बोलने का जो टाइम इस नहीं दे देश रहे, के जबकि दर्शक इस ये कार्यक्रम सब को लोग देख रहे हैं आरक्षण वो को आपके समझ जरिए नहीं ये समझना चाहते हैं कि बीजेपी की दूरदृष्टि क्या है। बीजेपी की दूरदृष्टि इस देश के नागरिकों को बांटने की नहीं है। इतनी सुंदर बात को आपको कहने में क्यों नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, बहुत सुंदर बात है। मैं कह रहा हूँ सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका विश्वास, इस नारे के साथ हम भारत देश को आगे और विश्व बनाना चाहते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जी, तो बीजेपी जातीय जनगणना के समर्थन में नहीं है। माधव सिंह जी की बात को हम बीजेपी के जो प्रवक्ता है उनका कहना है और इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो मांग है कि वो जातीय जनगणना के लिए केंद्र सरकार पर बार बार बात कर रहे हैं, उन्हें ये समझ लेना चाहिए, इस देश की जनता को समझ लेना चाहिए कि बीजेपी जातीय जनगणना की समर्थक ही नहीं है, तो उनकी ये मांग जो है वो कहीं न कहीं पूरी नहीं होगी। एसएन सिंह साहब, अब आप ये बताइए कि मुख्यमंत्री जो है वो इतनी परिपक्व राजनीतिक पारी खेल चुके हैं, उसके बाद भी वो जनता के जन कल्याणकारी योजनाएं भी चला रहे हैं। उसके बाद भी अगर वो लोगों को बांटने की राजनीति के चलते ही या उसके दम पर ही सत्ता में वापसी का सपना देख रहे हैं या रास्ता बना रहे हैं, वो कितना सही है एसएन सिंह साहब। उनको मुख्यमंत्री के आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं, उनमें से आप भी एक हैं, उनके सलाहकार जो है उनमें से, उनको ये सही और गलत की सलाह देने को भी काम करता है ना। मीना जी, आज ने बड़ा अत्याचार किया है, मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया। मैं बोलना चाहता हूँ, जितनी भी बातें मेरे मित्रों ने कही है वो बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट कही। देखिए, 10 साल का जो आरक्षण की बात है वो केवल राजनीतिक की थी। ये आर्टिकल 16(1) और 16(4) के अंदर हमने ये अमेंडमेंट किया था कि जो लोग सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए हितकर भेदभाव की नीति अपनाई जाए। जहाँ तक मुख्यमंत्री जी का है वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आप ये कह रहे हैं अभी जो बीजेपी के यादव साहब हैं, इन्होंने कहा कि ट्राइबल एरिया के अंदर तो आरक्षण दिया जाए, बात उन्होंने उठाई है। आप आरक्षण तो बढ़ाने की बात इन्होंने उठाई है। तो 21 का 27 जहाँ पर एक साथ 10%, 12% आबादी को दे दिया गया, वहां तो आप लोग कोई बोल नहीं रहे। और जो जो जातियां, मैं कह रहा हूँ 53% ही नहीं 60% हो। जनगणना इसलिए आवश्यक है, इसमें कोई आदमियों के हेड एसएन सिंह साहब, उस मामले में तो आप कोर्ट में भी गए थे, वहां भी मुंह के खाके और वापिस आए थे। उस मामले में तो आप कोर्ट में भी गए थे, आपने रिट भी लगाई थी, उसमें माधुराम जी प्लीज आप उनको बोलने दीजिए, आप बीच में मत बोलिए प्लीज। देखिए, जिस केस में मैं कोर्ट में गया था उसमें तो ये निर्णय हुआ था कि इस लिस्ट का रिवीजन तुरंत किया जाए, मगर आपकी बीजेपी सरकार ने उसको, वसुंधरा जी थे, उन्होंने नहीं किया। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ, जब तक जातियां हैं आरक्षण रहेगा, रहना जरूरी है, अन्यथा परिणाम की समानता नहीं मिल सकेगी। उनको आप देते क्या है? स्कॉलरशिप देते हैं, उनको देते क्या है? आप लोन देते हैं, उनको देते क्या है? कुछ सर्विसेज के अंदर जो है प्राथमिकता देते हैं। और आपने, सुप्रीम कोर्ट ने अब तो साफ कह दिया, केवल MA BA या वो फर्स्ट डिवीजन पास करने वाले में ही अकल नहीं होती, वो किस बैकग्राउंड से आया है, जो गरीब नीचे के तबके से आया है, जिसके बाद में खाने को नहीं था, इसके माँ बाप किराए कैसे भी करके उसको पढ़ा रहे हैं, उसको अगर हम तवज्जो नहीं देंगे, इस देश में एक हिंसक क्रांति होगी। कारण उसको बताओ, आप 70-80% लोग जब असमानता के शिकार हो रहे हैं, जिनके पास में खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, उसमें
पर आप ये कह सकते हो कि इसमें कमियां हैं, वो कमियां मैं खुद ही कह रहा हूँ वो दूर होनी चाहिए। जिसको मिल गया उसको बाहर करिए, इसके फार्मूले भी बदले जाए। और बीजेपी तो शुरू से आरक्षण के खिलाफ रही है, कहाँ रही है ओबीसी के आरक्षण की तरफ। आज वोटों के लिए, क्योंकि जनता उनकी जनसंख्या ज्यादा है इसलिए वो बात कर रहे हैं। अशोक गहलोत का सोचना कि 21% के बजाय 27% होना चाहिए आज की नेसेसिटी है। और अगर नहीं होगा तो राज्य में जो आप समानता समानता की बात करते हैं, समानता काहे की? समानता लोगों को देने के लिए ही, समानता के लिए ही, समानता के लिए ही आरक्षण, ये हितकर भेदभाव का प्रावधान रखा। और ये हमारे जो बड़े नेता अंबेडकर और सबने जो ये किया था, क्या गलती की थी उन्होंने? सही किया था। जो लोग बिल्कुल समाज में पिछड़े हैं, जिनके पास में शिक्षा नहीं है, जिनसे कोई पानी भी नहीं पिलाता, जो कोई उनको रखता भी नहीं, उनके संग भेदभाव होता है, ऐसे लोगों को आरक्षण मिलना बहुत जरूरी। और मैं तो बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, जब तक जाति प्रथा रहेगी आरक्षण रहेगा, क्योंकि जाति प्रथा से आप लोगों का अभी भी शोषण कर रहे हैं। जी, एसएन सिंह साहब, आपकी शिकायत बिल्कुल सही नहीं है कि आपको समय नहीं दिया। बाकी मेहमानों को जितना समय दिया है उतना ही पूरा समय आपको दिया है। आप कार्यक्रम को जरूर देखिएगा। 1 घंटे के पूरे कार्यक्रम में सभी मेहमानों को समान समय मिला है। जहां तक बात विषय की है, तो जिस विषय पर हमने शुरुआत की थी, बात वहीं खत्म होती है। आरक्षण का जिन बार बार निकलेगा, क्योंकि इससे ना तो जनता निकलना चाहती है और ना ही राजनेता निकलना चाहते हैं। दोनों के हित जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, और हितों की पूर्ति सबसे पहली जरूरत है। सत्ता में आना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, इसलिए 21% से 27% आरक्षण का शिगुफा उन्होंने छोड़ दिया है। बीजेपी अब इस रास्ते पर क्या आरक्षण कर का रही है? नहीं है बल्कि सोशलिटी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी न्यूज़ 24 पर मेरे साथ। तब तक मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।